हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिसोर्स चैप्टर 1 क्लास 8। इस चैप्टर में हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट टर्म रहेगा इस चैप्टर के रिगार्डिंग और कैसे इस चैप्टर को हम लोग पढ़े कि ताकि क्वेश्चन आंसर जो है हमारा सारा कवर हो जाए, तो उसी पैटर्न में हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। Download Rakotba Education app from Google Play Store now. सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं कि रिसोर्स, चैप्टर का नाम है रिसोर्स, तो रिसोर्स कहते किसको है? ऐसी कोई भी चीज जो हमारी नीड को फुलफिल करे उसको हम रिसोर्स कहेंगे। एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई आवर नीड, उसको हम रिसोर्स कहेंगे। लेकिन अगर रिसोर्स का डिफिनेशन हम थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे करना चाहे तो ब्रॉड लेवल पे एक डिफिनेशन हो जाता है कि इकोनॉमिकली फिजिबल हो। कोई भी गुड्स जिसको सेल करे तो कुछ मार्केट वैल्यू हो, तब हम उसको रिसोर्स कहेंगे। टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल हो, ड्यू टू हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम उसको यूजफुल प्रोडक्ट बना ले, तब वो रिसोर्स कहलाएगा। या तीसरा पॉइंट है कल्चरली एक्सेप्टेबल। जैसे किसी भी रिलीजियस प्लेस पे अगर कोई स्पेशल मिनरल्स पाया जा रहा है, जैसे हम बात करें यूरेनियम का, गोल्ड का या सिल्वर का, तो क्या वो कम्युनिटी हमको अलाउ करेगी एक्सट्रैक्शन के लिए? जैसे किसी टेम्पल के नीचे अगर मिनरल्स पाया जा रहा है तो क्या उस टेम्पल के जो अथॉरिटी के लोग हैं, उस कम्युनिटी के लोग हैं, हमको एक्सट्रैक्शन करने देंगे? या कोई मॉस्क्यू है तो क्या उस मॉस्क्यू से रिलेटेड लोग हमको एक्सट्रैक्शन करने देंगे? ये बहुत बड़ी मतलब पॉइंट हो जाती है। तो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी अगर रहेगा तभी वो रिसोर्स कहलाएगा। तो रिसोर्स के डिफिनेशन जो होता है काफी ब्रॉड लेवल पे हो जाते हैं। जैसे अब टाइप ऑफ रिसोर्स की बात करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्स के कितने टाइप्स है, तो 2 टाइप्स है, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक मतलब ऐसे रिसोर्स जो फॉसिल फ्यूल से बने, जैसे कि हम कोल पेट्रोलियम को लेंगे जिसका स्टॉक लिमिट रहता है। और अबायोटिक का मतलब कि ऐसे रिसोर्स जिसमें जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। जस्ट लाइक एग्जांपल यू कैन टेक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सबको हम अबायोटिक रिसोर्स में रखेंगे। अगर यही एग्जॉस्टेबिलिटी के बेस पे जाना चाहें कि कितना दिन तक एग्जिस्ट करता है रिसोर्स, तो इसके 2 टाइप्स है। एक है रिन्यूएबल रिसोर्स, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसा कि हम जानते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स इज नोन एज नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इज नोन एज कन्वेंशनल रिसोर्स। तो रिन्यूएबल रिसोर्स किसको कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स किसको कहते हैं, आगे के पॉइंट में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बोला कि वैल्यू मींस वर्थ। रिसोर्स का मतलब क्या होना चाहिए, उसका कुछ वैल्यू होना चाहिए, तभी जाकर के वो रिसोर्स कहलाएगा। ठीक है, अगर कोई भी रिसोर्स है अगर उसका कोई वैल्यू नहीं है तो रिसोर्स नहीं कहला पाएगा। ठीक है, जैसे बोला कि वैल्यू मींस वर्थ, सम रिसोर्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू। बहुत सारे रिसोर्स होते हैं जिसके इकोनॉमिक वैल्यू है। और पहली बात कि अगर मान लो कि ये पत्थर है, लेकिन पत्थर को मार्केट में सेल कर रहा हो और इसका कोई प्राइस नहीं है, इसका क्या है, कोई प्राइस नहीं है, तो इस सेंस में रिसोर्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, सम डू नॉट, फॉर एग्जाम्पल मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट। जस्ट लाइक एग्जाम्पल कोई मेटल्स है तो उसका क्या होता है, इकोनॉमिक वैल्यू होता है, उसको मार्केट में सेल करेंगे तो उसके कुछ प्राइस मिलेंगे। लेकिन क्या अगर कोई ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, कोई अच्छी प्राकृतिक दृश्य है, तो क्या उसके इकोनॉमिकल वैल्यू होते हैं? क्या हम उस दृश्य को सेल कर सकते हैं? वो पॉसिबल नहीं, उसको नहीं सेल कर सकते। ठीक है, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है जिस बेस पे हम कह सकते हैं कि इसको हम किस क्राइटेरिया में रखेंगे, इसको रिसोर्स और रिसोर्स नॉट वाली पॉइंट में रखेंगे। ठीक है, अब पेटेंट का मीन्स क्या होता है कि अगर कोई भी रिसोर्स किसी एक चीज से एसोसिएट करता है तब हम उसको पेटेंट बोलेंगे। ठीक है, इट मींस ही एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। अगर किसी के पास भी क्या होता है कि किसी भी चीज को लेकर के पेटेंट रहता है, उस आइडियाज को, उस इन्वेंशन को लेकर के, जैसे हम लोग पास एसएसटी की पाठशाला का पेटेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, किसी रिसोर्स के रिगार्डिंग एक पेटेंट वर्ड यूज किया जाता है। अब टाइम एंड टेक्नोलॉजी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि आपके पास रिसोर्स है तो आप डेवलप हो जाइएगा, ये सियोरिटी नहीं प्रोवाइड होता। एग्जाम्पल के लिए इंडिया में एक स्टेट है उड़ीसा, नाम आपने सुन रखा होगा। उड़ीसा के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, लेकिन उड़ीसा जो है इंडिया का सेकंड पोरेस्ट स्टेट है। रिसोर्स हो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, रिसोर्स के साथ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होने चाहिए। आपके पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन सेटअप होना चाहिए, जिस हेल्प से आप उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करें और एक्सट्रैक्ट करके एक यूजफुल प्रोडक्ट बना सके। बोला कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्स। टाइम और टेक्नोलॉजी वो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे रिसोर्स हम किसको कहेंगे,
अच्छा एक चीज आप देख लो, जैसे मान लो ये माउंटेन है, ये कोई माउंटेन है, जैसा कि ऑफलाइन क्लासेस में भी आपको बताता हूँ, ये माउंटेन में कोई मेटल्स है, हमको नहीं पता है कि इस मेटल का वैल्यू क्या है, हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, मान लो कि पता भी है हमको गोल्ड है, ठीक है, और अगर हम इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और एक्सट्रैक्ट करने के क्रम में हमको लग जाता है 50 करोड़, ठीक है, पूरा प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, एक्सट्रैक्शन, उसका फर्निश प्रोडक्ट, ये सब बनाने में कितना लग जाता है, 50 करोड़ लग जाता है, जबकि ये टोटल जो वैल्यू है इसका, इस रिसोर्स का, वो 25 करोड़ है। तो अगर आपका एक्सट्रैक्शन कॉस्ट ज्यादा लग जाता है देन टू टोटल वैल्यू ऑफ रिसोर्स, तो इस सेंस में ये क्या होगा, ये रिसोर्स नहीं कहा जाएगा। इस बात को आप माइंड में लॉक कर लो। टेक्नोलॉजिकली आप एसेसेबल है कि नहीं, कोई माउंटेन उसके बीच में अगर रिसोर्स पाया जा रहा है तो क्या ड्यू टू हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आप उसका इजिली एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये भी बहुत बड़ा मैटर होता है। जैसे हम यूरोपियन कंट्री की बात करते हैं या अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका इतना ज्यादा डेवलप क्यों है, क्योंकि अमेरिका उन नेशंस में भी जाकर के वर्क करता है, रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन करता है जहां पर टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट नहीं है, लेकिन अमेरिका या हम और यूरोपियन कंट्री की बात करते हैं तो इनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, वो क्या करते हैं, उन रिसोर्सेज को अदर कंट्री में जाकर एक्सट्रैक्शन करते हैं और उस रिसोर्स का बहुत सारा वैल्यू वो खुद ले लेते हैं। तो बड़ा मैटर करता है कि आपके पास टेक्नोलॉजी रहेगा तभी जाकर के आप रिसोर्स को क्या कर सकते हैं, वाइडली यूज कर सकते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ रिसोर्स की बात करते हैं, जैसा कि मैंने बोला था कि अगर हम ओरिजिन के बेस पे देखें तो बायोटिक और अबायोटिक था, एग्जांपल भी मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में। अगर हम रिसोर्स की एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे देखेंगे तो क्या होगा, उसका एक रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब इसमें नेचुरल भी जाएंगे, मैनमेड भी जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर टाइप्स ऑफ रिसोर्स में क्लास 8 में जो क्लासिफाई किया गया है वो रखा गया नेचुरल, जो चीजें आपको नेचर प्रोवाइड करते हैं वो नेचुरल रिसोर्स का एग्जांपल होगा, ठीक है। ह्यूमन मेड यानी कि आर्टिफिशियल रिसोर्स, और तीसरा जो है ह्यूमन इज ऑल्सो द लार्जेस्ट रिसोर्स। ह्यूमन बीइंग क्या होता है, लार्जेस्ट रिसोर्स होता है, इस बात को एकदम माइंड में आप लॉक करके रखोगे, ठीक है। ह्यूमन बीइंग क्या होता है, सबसे बड़ा रिसोर्स होता है, क्योंकि हम देखते हैं वर्ल्ड में कुछ ऐसे भी कंट्री है, जस्ट लाइक एग्जांपल यू कैन टेक जापान। आप जापान को लोगे, जापान के पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, फिर भी जापान इतना ज्यादा डेवलप क्यों है, क्योंकि जापान ह्यूमन रिसोर्स के मामले में बहुत ज्यादा एडवांस है देन टू अदर कंट्री। तो इन सारे पॉइंट्स के थ्रू हम कह सकते हैं कि जो बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहां पे नेचुरल रिसोर्स नहीं है फिर भी वो ज्यादा एडवांस है, और इसके पीछे मेन रीजन जो है कि वहां पर वो अपने ह्यूमन रिसोर्स पे अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, टेक्नोलॉजिकली उनको स्किल्ड करके रखा है, और इसलिए वो ज्यादा एडवांस है। अगर हम नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो रिसोर्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मॉडिफिकेशंस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। जैसे वैसे रिसोर्स जो हमको नेचर प्रोवाइड करते हैं और बहुत ज्यादा चेंजेस न करके, मिनिमम चेंजेस करके हम उसको यूज कर लेते हैं, दिस इज एग्जांपल ऑफ नेचुरल रिसोर्स। जैसे सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो सोलर एनर्जी में आपको बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ता है, बट हम उसको वाइडली यूज करते हैं, तो सोलर एनर्जी इज एग्जांपल ऑफ नेचुरल रिसोर्स। विंड एनर्जी की बात करते हैं वो भी क्या होगा, नेचुरल रिसोर्स होगा, या इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है जो हमको नेचर से मिलता है तो नेचुरल रिसोर्स है। बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम में भी नेचुरल रिसोर्स के एग्जांपल होंगे। बायोटिक और अबायोटिक, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं नेचर कौन प्रोवाइड करता है। तो ये सारे रिसोर्स जो भी हमको नेचर से मिलता है नेचुरल रिसोर्स, जैसे आपका सॉइल इज आल्सो एग्जांपल ऑफ नेचुरल रिसोर्स, फॉरेस्ट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ नेचुरल रिसोर्स। There we breathe the water in our rivers and lakes, the soils, minerals are all natural resource। चाहे वो मिनरल्स की बात करें, सॉइल्स की बात करें, लेक्स की बात करें, रिवर्स की बात करें, वाटर की अवेलेबिलिटी की बात करें, ये सारे किसके एग्जांपल होते हैं, ये सारे नेचुरल रिसोर्स के एग्जांपल होते हैं। कि अब यहां पर देखो, जैसे कि नेचुरल रिसोर्स अभी आपको जस्ट बताया, एनिमल रिसोर्स, कोई भी एनिमल रिसोर्स क्या होगा, ऑल्सो इज एग्जांपल ऑफ नेचुरल रिसोर्स। क्रूड ऑयल नेचुरल रिसोर्स का एग्जांपल, ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स का एग्जांपल है, ठीक है। प्रीशियस मेटल्स, कोई भी मेटल जो होता है नेचुरल रिसोर्स का एग्जांपल होता है। वाटर रिसोर्स हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, नेचुरल रिसोर्स है। लैंड रिसोर्स, विंड पावर एंड सोलर एनर्जी, नेचुरल गैस, ये सारे किसके एग्जांपल है, नेचुरल रिसोर्स के। तो आप इतने अच्छे एग्जांपल्स अगर आप कॉपी लेकर के बैठे हो वीडियो देखने तो आप उसको लिख लोगे, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स।
अब नेचुरल रिसोर्स को हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड कर देते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। देखिए ये रिन्यूएबल है तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स हो जाएगा, और ये नॉन रिन्यूएबल है तो ये क्या हो जाएगा, कन्वेंशनल रिसोर्स हो जाएगा। नॉन कन्वेंशनल मतलब जो खत्म ना हो, जिसका स्टॉक लिमिट ना हो, और कन्वेंशनल मतलब जिसका स्टॉक लिमिट हो। नॉन रिन्यूएबल में हम किसको लेंगे, कोल और पेट्रोलियम को लेंगे, जिसका स्टॉक लिमिट है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। इसके पीछे जो मेन रीजन रहता है, ठीक है, कि रिन्यूएबल रिसोर्स का एक तो स्टॉक लिमिट नहीं रहता, दूसरी बात की कंजम्पशन रेट और जो आपके मैन्युफैक्चरिंग रेट है, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस भी नहीं है। बट अगर वही हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पे फोकस करेंगे तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है इसमें क्या होता है, कंजम्पशन रेट फास्ट होता है, ठीक है, और फॉर्मेशन रेट जो है काफी स्लो होता है। जैसे कि हम कोल पेट्रोलियम को देखेंगे तो कोल और पेट्रोलियम को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, जबकि उसका कंजम्पशन हम फ्यू मिनट्स में कर सकते हैं। तो जिस केस में फॉर्मेशन रेट और कंजम्पशन रेट के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा, वो स्टॉक लिमिट हो जाएगा और उसके खत्म होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और अगर रिन्यूएबल की बात करते हैं तो इसका स्टॉक लिमिट नहीं रहता है, अनलिमिटेड रहता है इसका स्टॉक, और हम इसको वाइडली यूज कर सकते हैं। इसका एक अलग पॉजिटिव पॉइंट है, इसमें इन्वायरमेंट भी आपका पॉल्यूट नहीं होता। रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज व्हिच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। ये अफेक्ट नहीं होता, ठीक है। सम ऑफ दीज आर अल्टीमेटेड और अनलिमिटेड, ये क्या है, अनलिमिटेड है, जो रिन्यूएबल रिसोर्स है अनलिमिटेड है, एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, और ह्यूमन एक्टिविटी से बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होता। जैसे कि आप यहां से सन को चेंज नहीं कर सकते हो, सन के लाइट को चेंज नहीं कर सकते, वो आपके कंट्रोल से बाहर की चीज है। बल्कि सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी, एक इसको हम रखेंगे, इसको किस पॉइंट में रखेंगे, तो रिन्यूएबल रिसोर्स में इसको रख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें सही में समझ में आ रही होगी, ठीक है, और इसके बाद भी कोई डाउट रहेगा तो आप पूछते रहिएगा, ठीक है। वही अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्स देखें, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्स इज नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स, तो आपका नॉन रिन्यूएबल क्या हो जाएगा, कन्वेंशनल रिसोर्स हो जाएगा, जो जल्दी खत्म हो जाता है। बोले कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज व्हिच हैव लिमिटेड स्टॉक। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जिसके लिमिटेड स्टॉक रहते हैं, ये जल्द ही खत्म हो जाएंगे। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड ऑफ इयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। आपको पहले ही बताया कि इसका फॉर्मेशन रेट और कंजम्पशन रेट के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। अगर हम इसको जुडिशियरी वे में यूज नहीं करते हैं तो जल्द ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, लेकिन हम इसको चंद सेकंड में बर्बाद कर सकते हैं, चंद मिनट में बर्बाद कर सकते हैं, ठीक है। ये माइंड में रखेंगे। एग्जाम्पल में आपका न्यूक्लियर एनर्जी रहेगा, ठीक है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है और कोल है। देखिए अगर हम आपको फर्स्ट इमेज जो मैंने दिखा रखा था, तो फर्स्ट इमेज में दोनों को मिक्स किया गया था, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को, और क्लासिफाइड हम नेचुरल रिसोर्स के बेस पे किए थे। लेकिन जब सेपरेट किया गया है तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बेस पे सेपरेट किया गया। नेक्स्ट आपका टॉपिक है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका किसी भी रिसोर्स का, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्स का वो डिपेंड करता है आपके फिजिकल जो फैक्टर्स है उस पे, टेरेन्स पे, क्लाइमेट पे और एल्टीट्यूड पे। जैसे हम यहाँ देखिए, यहाँ तो अभी पॉसिबल नहीं है, बट एक रफ डायग्राम आपको बना करके प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा ये मान लो, ये आपको मानना है, बस इससे आप जज नहीं करना, ठीक है, कि कैसा इंडिया का मैप है, इस बात को बस ये मान लो, ठीक है। ये मान लो इंडिया रहा, ठीक है, तो किस पार्ट में रिसोर्स है, ठीक है, तो अलग अलग रीजन अलग अलग रिसोर्स के लिए जाना जाता है। जैसे हम सेवन सिस्टर की बात करेंगे तो सेवन सिस्टर के आसाम में प्लेन्स है, ये आसाम हो गया, यहाँ पर प्लेन्स है। बाकी जो स्टेट है यहाँ पे पेट्रोलियम, कोल, ये सब का डिपोजिशन है। छोटा नागपुर प्लेटू जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर किसका डिपोजिशन है, तो कोल, पेट्रोलियम, ये सब का डिपोजिशन है, ठीक है। अगर हम कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर की बात करेंगे तो यहाँ पे आयरन ओर का डिपोजिशन है। अगर हम राजस्थान की बात करें यहाँ पर इस पार्ट में, तो यहाँ पर कॉपर का डिपोजिशन है। ये पूरा जो प्लेन्स है एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल है, तो वो डिपेंड करता है आपका कि आप किस रीजन में रह रहे हो, वहां पे अवेलेबिलिटी किस चीज की है, इस बेस पे हम रिसोर्स को क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लाइमेट क्या, ठीक है, एल्टीट्यूड मतलब कि हाइट फ्रॉम सी लेवल कितना है।
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इज इक्वल बिकॉज दिस फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। देखिए, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है रिसोर्स, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के मेघालय में, जैसे एक रिसोर्स बात करते हैं, मेघालय में वाटर की अवेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन राजस्थान में क्या वाटर की अवेबिलिटी कम है, जबकि राजस्थान में कॉपर की अवेबिलिटी ज्यादा है और मेघालय में कॉपर की अवेबिलिटी कम है। तो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चाहे हम इंडिया की बात करें चाहे वर्ल्ड की बात करें रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स क्या अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम लोग एक चीज देखेंगे कि कोई स्टेट जहां पे कम रिसोर्स है, कोई स्टेट जहां पे ज्यादा रिसोर्स है, तो गवर्नमेंट प्लान करते हैं कि इक्वली इस रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए उन स्टेट के बीच में। ठीक है, तो क्योंकि फिजिकल फैक्टर्स जो है, आपका फिजिकल फीचर्स जो है अलग अलग है, कहीं प्लेन्स है, कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं डेजर्ट है, तो रिसोर्स की अवेबिलिटी भी इसी बेस पर रहेगी। स्टॉक ऑफ रिसोर्स, स्टॉक ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या होता है? स्टॉक ऑफ रिसोर्स का मतलब, स्टॉक का मतलब क्या होता है कि वो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, और ए रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और इसका हम यूज स्टार्ट नहीं किया। जस्ट लाइक एग्जांपल कि हमारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी है, स्पेशली इन वेयर, अरुणाचल प्रदेश, लेकिन हमारे पास वो कॉन्सेप्ट नहीं जिसमें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके अलग से एनर्जी जनरेट कर ले, लेकिन पॉसिबल है, फ्यूचर में हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसको हम स्टॉक बोलेंगे कि हमारे पास वाटर की स्टॉक है, हम कभी भी इससे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज। एक क्या होता है, किस चीज को स्टॉक रिसोर्स शो करता है, तो अमाउंट ऑफ रिसोर्स शो करता है जो कि अवेलेबल है हमारे यूज के लिए। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पीपल्स यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स। नेचुरल रिसोर्स की जो अवेलेबिलिटी है, इसको हम कैसे फुलफिल करते हैं? तो अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं जिसके हेल्प से हम नेचुरल रिसोर्स को कंप्लीट करते हैं, या नेचुरल रिसोर्स की हेल्प से हम अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल, बिल्डिंग्स बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, रोड्स है, मशीनरी एंड व्हीकल्स बनाते हैं। जैसे व्हीकल्स बनाने के लिए आपको आयरन ओर की रिक्वायरमेंट रहती है, और आयरन ओर गेन फ्रॉम नेचर। ठीक है, उसको नेचर से गेन करते हैं। विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स। जैसे ऊपर में आप जो भी देखो कि बिल्डिंग, ब्रिज, रोड्स, मशीनरी और व्हीकल्स है, एक किसके एग्जांपल है? एक ह्यूमन मेड रिसोर्स के एग्जांपल है। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। और दूसरी बात की टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी भी क्या है, किसका एग्जांपल है? ह्यूमन मेड रिसोर्स का एग्जांपल है। टेक्नोलॉजी इज एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्स। ठीक है, टेक्नोलॉजी ह्यूमन मेड रिसोर्स का एग्जांपल है। और टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम रिसोर्स को क्या कर सकते हैं? एक्सेसिबल कर सकते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट उसका बना सकते हैं। इसीलिए रिसोर्स क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। बार बार आपको इस चैप्टर में जिक्र किया गया है कि अगर आपको रिसोर्स अवेलेबल ही कराना है, रिसोर्स का यूज ही करना है, तो आप ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाओ। ठीक है, उससे क्या होगी कि आप ज्यादा डेवलप हो पाओगे। ह्यूमन रिसोर्स इज द लार्जेस्ट रिसोर्स, इसको सबसे बड़ा रिसोर्स माना जाता है, और वो रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स माना जाएगा जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो, वेल एजुकेटेड हो और किसी न किसी फील्ड में स्किल्ड हो। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। एजुकेशन और हेल्थ क्या करता है? लोग को वैल्यूएबल रिसोर्स बनाता है। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्स इज नोन एज द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स क्या करता है कि जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है उससे यूजफुल प्रोडक्ट बनाता है। जैसे देखिए, इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि इंडिया में आयरन ओर की अवेलेबिलिटी है, और उस आयरन ओर, जो भी अच्छे क्वालिटी के आयरन ओर होते हैं, उसको साउथ कोरिया और जापान परचेज कर लेता है कम रेट पे। ठीक है, और उसी आयरन ओर से स्टेनलेस स्टील बना करके वो सेल करता है हाई प्राइस पे। क्योंकि आयरन और स्टेनलेस स्टील में स्टेनलेस स्टील का वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि उसमें ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व है, उसको यूजफुल प्रोडक्ट बना पाया, वैल्यूएबल रिसोर्स बना पाया। तो जो भी आपके नेचुरल रिसोर्स है या अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स है, उसको और भी ज्यादा रिकॉग्नाइजेबल बनाना, और भी ज्यादा उसका इकोनॉमिकल वर्थ प्रोवाइड करना, ये किसका वर्क होता है? ये ह्यूमन रिसोर्स का एग्जांपल होता है। ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्स को आप कैसे डेवलप कर सकते हो? तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करके आप डेवलप कर सकते हो। गोल डिसाइड रहेगा कि हाँ, हम किस फील्ड में ह्यूमन रिसोर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे स्किल्स हो सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स का। टैलेंट किस बेस पे है, इस पे स्किल्स डेवलप कर देंगे, स्किल डेवलप कर देंगे तो ह्यूमन रिसोर्स और भी ज्यादा यूजफुल माना जाता है। रिक्रूटमेंट, हम उसको कहां पर हायर कर रहे हैं, और बेनिफिट्स इसके बहुत सारे हैं। जापान का एग्जांपल आपको दिया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लिख लोगे। ह्यूमन रिसोर्स की अवेलेबिलिटी, उसके यूजेस क्या हो सकते हैं, और हम कैसे ह्यूमन रिसोर्स को एक यूजफुल रिसोर्स बना सकते हैं। इस तरह का कुछ अट्रैक्टिव डायग्राम आपका बना रहेगा तो काफी आंसर खूबसूरत लगेगा।
यूजिंग रिसोर्स बोला कि केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। देखिए रिसोर्स यूज कर लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रिसोर्स को बचाने आना चाहिए आपको, ठीक है। अनजुडिशियरी वे में नहीं, न्यायिक रूप से जुडिशियरी वे में रिसोर्स यूज करें। जब रिक्वायरमेंट है जिस रिसोर्स की, उसी बेस पे हमको रिसोर्स यूज करना है। बैलेंसिंग द नीड ऑफ यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है रिसोर्स कंजर्व करने का एक मेथड होता है। इसमें हम अगर रिसोर्स यूज करते हैं तो बिना एनवायरमेंट को डैमेज किए रिसोर्स यूज करते हैं। एक क्या माना जाता है, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्स, बहुत सारे ऐसे तरीके जिससे हम रिसोर्स को बचा सकते हैं। जैसे हम अगर टाइप्स ऑफ रिसोर्स के प्रिवेंशन कंजर्वेशन की बात करेंगे तो सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। तो सॉइल डिग्रेडेशन के जो भी फैक्टर्स है हम उसको क्या कर सकते हैं, उस फैक्टर्स को रोक करके अपोज कर करके हम सॉइल को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ओवर माइनिंग से प्लेट्यू रीजन में, झारखंड छोटा नागपुर प्लेट्यू में क्या होता है, सॉइल डिग्रेड होता है। तो ओवर माइनिंग को हम क्या कर देंगे, तो कंट्रोल कर देंगे। ओवर ग्रेजिंग से आपके महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश वाले रीजन में सॉइल डिग्रेड होता है, तो वहां पर ओवर ग्रेजिंग हम रोक देंगे। ओवर इरिगेशन से पंजाब और हरियाणा में सॉइल डिग्रेड होता है, तो उसको हम कंट्रोल करेंगे। या टेरेस फार्मिंग करके माउंटेनियस रीजन में सॉइल के डिग्रेडेशन से रोक सकते हैं, शेल्टर बेल्ट्स बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास नंबर ऑफ ट्रीज ज्यादा से ज्यादा प्लांट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपने रिसोर्स को बचा सकते हैं। और रिसोर्स को यूज करना है तो पहला पॉइंट आपका होना चाहिए कि रिसोर्स कंजर्वेशन वाले जो भी पॉइंट्स है उसको माइंड में रखना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। विदाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिसोर्स कंजर्वेशन प्रोसेस का अगर आप रिसोर्स यूज कीजिएगा तो वो जल्द ही खत्म हो जाएंगे, फिर आपके पास रिसोर्स नहीं बचेगा, आप अनबैलेंस्ड लाइफ फिर जीने लगिएगा। जैसे यहां पर आपको कुछ मेथड्स बताए गए, ठीक है, कि कौन कौन से मेथड है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, रिसोर्स को बचा सकते हो। बाइक मोड ड्राइवलेस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला कि बाइसिकल से हम क्या कर सकते हैं, बाइसिकल से हम अगर बाइसिकल यूज करते हैं तो बाइसिकल में तो कोई फ्यूल लगता नहीं, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम रिसोर्स को बचा सकते हैं और इन्वायरमेंट को डिग्रेडेशन से भी बचा सकते हैं। और 3R पे काम, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस करेंगे अपनी जो चीजें रिक्वायरमेंट्स है उसको रिड्यूस करेंगे, रीयूज करेंगे चीजों को बार बार, और रिसाइकल करेंगे, तो इससे भी रिसोर्स को हम बचा सकते हैं। चूज सस्टेनेबल, यानी रिसोर्स यूज करेंगे तो इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करेंगे, ठीक है। सॉफ्ट वॉइसली बोल रहा है कि अगर कहीं भी आप परचेस करने जा रहे हो तो अपना बैग आप अपने साथ रखो। डोंट सेंड केमिकल्स इनटू आवर वाटरवेज, जैसे कोई भी वाटरवेज, तो वाटरवेज में आप केमिकल्स को पुट ना करो, उससे क्या होता है एक्वेटिक लाइफ आपका डैमेज होता है। तो आप इस वे में भी क्या कर सकते हो, रिसोर्स को बचा सकते हो। एजुकेट करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे रिसोर्स कंजर्वेशन वाले इश्यूज पे, तो इस तरह से हम रिसोर्स को बचा सकते हैं, ठीक है। कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्स, तो इसके बहुत सारे प्रोसेस हैं आपके, जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले पॉइंट्स हैं हम उसको माइंड में रखेंगे और इस तरह से हम रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ पॉइंट्स दिए हुए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वो क्या पॉइंट रहेंगे। सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल रहा है कि सबसे पहले आपको क्या करना, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ कैसे इंप्रूव हो सकता है, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले पॉइंट से रहेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्स पे फोकस करेंगे। जैसे यूरोप के जो अपर रीजन वाले कंट्री, स्कैंडिनेवियन नेशन जिसको बोलते हैं, वो लोग रिन्यूएबल रिसोर्स पे ज्यादा फोकस है। आप देखोगे कि वहां पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, यहाँ तक कि कभी कभी प्रेसिडेंट भी बाइसिकल से ऑफिस जाते हैं। इस तरह की चीजें कर करके और रिन्यूएबल रिसोर्स पे फोकस है। एक तो इन्वायरमेंट उनका पॉल्यूट नहीं होता और उनके पास रिसोर्स की अवेलेबिलिटी रहती है। कंजर्व्स द अर्थ, मतलब कि वर्टिलिटी एंड डाइवर्सिटी, अर्थ की जो भी आपकी वेराइटीज है, डाइवर्सिटीज है, डाइवर्सिटी चाहे प्लांट्स के बेस पे है, डाइवर्सिटी चाहे एनिमल के बेस पे, हम उसको कंजर्व करें, उसको बचाएंगे। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स का जो डिप्लेशन हो रहा है, जो उसकी कमी हो रही है, हम उसको क्या करेंगे, बचाएंगे। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को बचा, जो पर्सनल एटीट्यूड और प्रैक्टिस है, जिस एटीट्यूड और प्रैक्टिस के कारण इन्वायरमेंट हमारा डैमेज हो रहा है, उसको चेंज करेंगे और ऐसे मेजर्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे जिसमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो। इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट,
बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज हैं जो क्या करती है, अपने इन्वायरमेंट को बचाती हैं। जैसे अब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में एक कम्युनिटी है जिसको हम बिश्नोई कम्युनिटी बोलते हैं। जो बिश्नोई कम्युनिटी वहां के जिस रीजन में कम्युनिटी रहती है वहां के फॉरेस्ट और उसके रिगार्डिंग जो भी एनिमल्स है उसको बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर रहती है। तो ऐसे कुछ मेजर्स और प्रैक्टिसेस करके भी हम रिसोर्स को बचा सकते हैं। इस तरह से एक चैप्टर काफी छोटा था और इसका एक्सप्लेनेशन आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना चाहते हैं, स्पेशली किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग, चाहे ये चैप्टर हो चाहे एसएसटी का कोई भी हो, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके आप जितने तरह के क्वेश्चन, जिस लेवल तक आप क्वेश्चन जाकर पूछना चाह रहे हैं आप पूछ सकते हैं। हमारी टीम हमेशा अवेलेबल रहती है आपका जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, चैप्टर अगर आप पढ़ लिए तो चैप्टर को जब तक आप सिर्फ एनालाइज नहीं करोगे, ठीक है, चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चन नहीं करोगे, क्विज नहीं करोगे, एमसीक्यू नहीं बनाओगे, तब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पाओगे। और वो एमसीक्यू, क्विज और क्वेश्चन सब एक जगह आपको मिलेगा हमारे प्ले स्टोर के ऐप पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, आरकोडबा प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप वहां से इजिली डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको 6 से 10 तक मिलेंगे सारे एसएसटी के जो भी सब्जेक्ट्स है उसके चैप्टर्स, वीडियोस, उसके साथ साथ उसका पीडीएफ, उसका क्वेश्चन आंसर, उसका क्विज, उसका नोट्स, उसका मैप, सारा चीज अवेलेबल है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इंग्लिश के लिए हम लोग करते हैं, डेली आपके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग आते हैं, आप वहां से उस चीज को भी गेन कर सकते हो, अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। इसके अलावा करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग जो भी टॉपिक रहता है हम लोग उसको भी प्रोवाइड करते हैं, जो कंपटीशन एग्जाम से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एसएसटी के अलावा और सब्जेक्ट अगर आपको जानना है तो हम लोग की एक और चैनल है, जैसा आप जानते हैं, इग्नाइट वर्ड्स पाठशाला, जहां पर आपको उस सब्जेक्ट्स जैसे साइंस हो गया, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, आईसीटी, उसके रिगार्डिंग आपको नोट्स, बुक्स, चैप्टर नोटबुक्स, चैप्टर नोट्स, क्विज, वो सब भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़िए और अपने एकेडमिक एजुकेशन को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाइए। और हाँ, वीडियो आप देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके।